एक मौलिक रूप से इसकी एक वैधानिक स्वरूप था। अब एक बहुत प्रश्न उठेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भारतीय शिक्षा बोर्ड एंड अदर बोर्ड। आपसे सवाल करेंगे लोग अगर आप चर्चा करोगे भारतीय शिक्षा बोर्ड की कि भिन्नता क्या है। तो भिन्नता यह है कि मूल रूप से हम आधुनिक शिक्षा के सारे सामर्थ्य को रखते हुए बल्कि उसको और 21वीं सदी में एक सफल नागरिक बनने के लिए दक्षताओं को विकसित करने का सामर्थ्य रखते हुए भी प्रत्येक विषय में, प्रत्येक विषय के पुस्तकों में, अध्यायों में उस अध्याय की जो संरचना जिस विषय वस्तु को लेकर के है उसमें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा क्या रही है उसका भी समावेश आपको हमारी पुस्तकों में और शिक्षण पद्धति में मिलेगा। ये सबसे बड़ा अंतर है। बाकी जगहों पर है, जैसे मान लो कि उदाहरण के लिए विज्ञान, मैथमेटिक्स, तो बहुत सारे लोग प्रश्न कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गणित में सामर्थ्य कम हो जाएगा हमारे बच्चे का, जेई लायक होगा कि नहीं, नीट लायक होगा कि नहीं, हायर एजुकेशन में एडमिशन लायक होगा कि नहीं, एक सवाल सीयूटी के एग्जाम में सफल होने लायक होगा कि नहीं, ये आशंकाएं होंगी। तो ये आशंकाएं उनकी पुस्तक देखने के बाद समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो सामर्थ्य आपको एनसीईआरटी की बुक्स में या प्राइवेट पब्लिशर में एस चांद से लेके ऑक्सफोर्ड से लेके और कोवर्ट से लेके किसी में मिलेगा, उससे अधिक सामर्थ्य आपको विज्ञान और गणित का भारतीय शिक्षा बोर्ड की विज्ञान और गणित की किताबों में दिखेगी। लेकिन साथ ही हर अध्याय एक मंत्र या श्लोक से शुरू होगा। अब हर अध्याय को देखेंगे तो एक कोई ना कोई सूत्र, अगर मैथमेटिक्स है तो भास्कराचार्य, आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, उसके किसी न किसी विषय का बोध से ही प्रारंभ होगा चैप्टर, ताकि बच्चों को ये गरिमा महसूस हो कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं सिर्फ पाश्चात्य से आयातित नहीं है, इंपोर्टेड नॉलेज नहीं है, बल्कि हमारी भी संस्कृति बहुत ही समृद्ध रही है, हमारी ज्ञान परंपरा, और हमारे पूर्वजों की भी एक लंबी बौद्धिक यात्रा रही है और हर विषयों के संबंध में रही है। ये गरिमा देना, क्योंकि किसी भी पीढ़ी को अगर आप चाहते हैं कि वो आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो तो उसकी अस्मिता उसकी अपनी संस्कृति के से ही गर्भ से निकलती है। आइडेंटिटी, क्योंकि पूरी दुनिया किस पर निर्भर करती है? आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आपकी आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं। तो अगर भारतीय हैं तो भारतीय क्या है? भारतीय वही है जो भारत की लंबी समूची सांस्कृतिक यात्रा का जो निकष तत्व है, वो भारतीय है। अगर वो भारतीय का बोध हमारे अंदर नहीं है तो हमारी आइडेंटिटी अपने को भारतीय कहने का सामर्थ्य नहीं होना चाहिए। नैतिक अधिकार खो देते हैं अगर हम भारतीय मूल्यों को नहीं जानते, भारत की समूची सांस्कृतिक यात्रा को नहीं जानते, भारत की समूचे बौद्धिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं जानते, भारत के उत्थान पतन आरोह अवरोह के पीछे कारक तत्वों को विश्लेषित करने का सामर्थ्य नहीं रखते और उससे कुछ शिक्षा लेकर के वर्तमान सदी को या आने वाली सदियों को भारत के अनुरूप गढ़ने के लिए अगर हमारे अंदर दक्षता नहीं विकसित हो सकेगी तो हम कैसे भारतीय हैं? सिर्फ पैदा हो जाने से तो नहीं भारतीय हैं, जब तक कि हमारी पूरी ज्ञान परंपरा में भी उसका बोध न हो, हमारे व्यक्तित्व में उसका समावेश न हो, हमारे मूल्य बोध में, हमारे स्वभाव में, हमारी चिंतन प्रक्रिया में, हमारी परंपराओं में, हमारे उत्सवों में, हमारे सोचने समझने के जो एक स्वभाव है, उसमें अगर वो अनुस्यूत नहीं है भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान, तो वह शिक्षा हमें एक भारतीय के रूप में अस्मिता प्रदान करने का गौरव नहीं दे सकती,
भारतीय शिक्षा बोर्ड की पूरी कोशिश ये है पूज्य स्वामी जी के विजन के नेतृत्व में कि हम कैसे बच्चों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान और आधुनिक सदी की समस्त चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य देते हुए उसमें हम कैसे मूल्यबोध भारतीय समावेशित कर सकें, इंक्लूसिव कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें उसके एल्गोरिदम में, बच्चे के सॉफ्टवेयर में दिमाग के, कि उसका संस्कार ऐसा हो जाए। ये प्रयास भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रत्येक करिकुलम में, प्रत्येक विषय की पुस्तकों में और शैक्षणिक पद्धति में हम इसको संयोजित करने का पूरा प्रयास हमारी टीम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में कर रही है। बहुत सारे लोग एक सवाल ये भी उठाते हैं कि आप अगर आवश्यकता क्या है भारतीय संस्कृति की, अगर हम सिर्फ आधुनिक विज्ञान जान करके जीवन जी सकते हैं तो हमें आवश्यकता ही क्यों है अतिरिक्त रूप से अपने प्राचीन ग्रंथों के या दर्शन को या ज्ञान परंपरा को जानने की। बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी करेंगे जो अपने को क्रांतिकारी बौद्धिक समझते हैं। वो कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, वाई वी आर बर्डनिंग स्टूडेंट्स इन एडिशन टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अननेसेसरली द लॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, वाई? उनका एक सवाल होता है। और मोस्टली जो बहुत वामपंथी विचारक होते हैं वो इस बात को बहुत ही गंभीरता से उठाते रहते हैं। तो उनको मैं सिर्फ एक छोटा सा ही जवाब देता हूं कि आप अगर वामपंथी हैं, बहुत तार्किक व्यक्ति हैं, सारे विचारक आप हैं, और आपका जो काबा है, मक्का मदीना है, वो तो चाइना और रसा है, कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। लेकिन ये बताओ मुझे कि रसा में फिर 90% लोग चर्चेज में क्यों जाते हैं रविवार को? वो तो है कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना क्यों कन्फ्यूशियस दर्शन को, अपने कन्फ्यूशियस रिलीजन को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में 388 सांस्कृतिक केंद्र क्यों खोले हुए? उसे तो मार्क्सवाद का केंद्र खोलना चाहिए पूरी दुनिया में। वो क्यों कन्फ्यूशिज्म का को बढ़ावा देता है? और सबसे ज्यादा अगर कोई देश पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के और अपने विचारों के प्रसार के लिए काम किया है तो चाइना किया है। शायद ही कोई अफ्रीका की कंट्री आपको इससे मिलेगी, साउथ अमेरिका की, साउथ ईस्ट एशिया की, जहां पर चाइनीज ने, गवर्नमेंट ने अपने कल्चरल सेंटर बना करके कन्फ्यूशिज्म और ताओइज्म का प्रचार प्रसार न किया। क्यों करते हैं? ये बताने के लिए कि चाइना कोई न्यू इमर्जिंग, नया विकसित अमेरिका की तरह राष्ट्र नहीं है। उसमें गौरव महसूस कराना चाहते हैं अपने लोगों को और दूसरे लोगों को भी कि हम एक समृद्धतम संस्कृति के प्राचीन देश हैं। ये बोध दिलाना चाहते हैं अपनी अस्मिता को स्थापित करने के लिए, अपने अस्तित्व को एक सही संदर्भ में वैश्विक धरातल पर पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करते हैं अपने कल्चर के लिए। और जब भारत के लोग कोई अपना इस तरह के सांस्कृतिक प्रचार की बात करते हैं तो वही चाइना और रसा के जो ब्रेन चाइल्ड हैं, बौद्धिक पुत्र हैं उनके, वो लोग यहां पर इसका विरोध करते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? जबकि तुलनात्मक रूप से पूरी दुनिया के जितने भी दर्शन हैं, जितनी भी संस्कृतियों का अभ्युदय हुआ है, उसमें सबसे समृद्ध, सबसे प्राचीन और जो निरंतरता में चल रही हो, उसमें कहीं कोई जोल्ट नहीं आया है, कोई अवरोध नहीं आया है। कतिपय परिवर्तनों के साथ झंझावातों को सहते हुए अपने मूल स्वरूप में छोटे मोटे बदलावों के साथ भी वह संस्कृति जो निरंतरता में है, प्राचीन भी है, निरंतर भी है, सातत्यता भी है, ऐसी एकमात्र संस्कृति अगर है तो भारत की संस्कृति है। और ये कोई मैं भावनात्मक बात नहीं कर रहा हूं कि भारत का, ये पूरी दुनिया के सारे दार्शनिक, सारे इतिहासज्ञ, सारे लोग इस बात को स्वीकारते हैं। जब ग्रंथों की बात आती है तो यूनो और यूनेस्को में भी
अब वही पाश्चात्य के लोग जितने विद्वान हैं वो एक मत से मानते हैं कि प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध अगर विश्व का कोई है तो वेद है, ऋग्वेद को मानते हैं। यद्यपि वो 5000 वर्ष पुराना ही मानते हैं, हम उसको कोई लाखों वर्ष कोई हजारों वर्ष मानता है, लेकिन वो लोग भी 5000 वर्ष पुराना बताते हैं। और उनके पास ईसा के 2000 साल पहले का कोई भी ग्रंथ नहीं है, तो वो हमारे ग्रंथ को वो भी मानते हैं कि प्राचीनतम है। और निरंतरता, एक भी संस्कृति ऐसी नहीं है विश्व की जो अपने उस मूल रूप में भारत के आसपास विकसित हुई है और मूल रूप में जिंदा हो। उसका उदाहरण बता रहा हूं आपको। ग्रीस और यूनान की संस्कृति की बहुत चर्चा होती है। ग्रीस और यूनान की संस्कृति ईसा के 3री शताब्दी के बाद, रोमन साम्राज्य के ढहने के बाद, पूरी की पूरी ग्रीस और यूनान के दर्शन पर आधारित जो संस्कृति थी उसका कोई अस्तित्व अब नहीं मिलता। सिर्फ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल कुछ एक्सकवेशन करने पर कुछ चीजें स्ट्रक्चर मिलती हैं वहां। दूसरी संस्कृति बहुत प्राचीनतम जो रही भारत के आसपास ही, जो अपने को भारत के आसपास विकसित होने का दावा करते हैं या कुछ और विद्वान उसको समानांतर दिखाते हैं, वो है मिस्र, बेबीलोन, मेसोपोटामिया की संस्कृति। उस संस्कृति का भी उस प्राचीनतम स्वरूप का कोई अस्तित्व पुरातात्विक अवशेषों के अलावा जीवंत रूप में नहीं है। बेबीलोन कहां है मालूम है? बेबीलोन वही है जहां पर जिसके बगल में गाजा में इजराइल वाला युद्ध हो रहा है, वो लेबनान बेरूत के आसपास। कहां है संस्कृति वो पुरानी? मिस्र में कहां संस्कृति रह गई वो पुरानी पिरामिड वाली? सब समाप्त हो गई। एक तीसरी संस्कृति जो वैदिक काल के आसपास, जो पाश्चात्य इतिहासकार बोलते हैं, वो कहते हैं अवेस्ता की संस्कृति। वो कहते हैं कि वेदों के समानांतर ही जो लोग, जो उनकी थ्योरी है आर्यों की, हम तो नहीं मानते उसको, भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी नहीं मानते इसको हम, कि वो मानते हैं कि वो स्टेपी रीजन से आए, जहां पर यूक्रेन है ना आज वर्तमान में। वो लोग कहते हैं कि यहां से आर्य आए थे और सिंधु घाटी, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों को खदेड़ करके द्रविड़ों को धकेल दिया उन्होंने विंध्याचल के दक्षिण, और यहां पर राज्य किया। जो वो कहते हैं, इनकी थ्योरी है, वो कहते हैं उसी में से एक शाखा ईरान में रुक गई थी और एक शाखा भारत की ओर चली आई। जो आर्यों का सिद्धांत, जो बाह्य सिद्धांत है, उसकी बात कर रहा हूं। हम तो मानते हैं कि हम भारत में ओरिजिनली सरस्वती के किनारे ही वैदिक संस्कृति उत्पन्न हुई है, लेकिन उनकी भी माने अगर तो कहते हैं कि ईरान में और एक भारत में समानांतर संस्कृति वैदिक आई। यहां पर वेद, वहां पर अवेस्ता ग्रंथ, जिसको ईसा के 500 साल पहले जब हमारे यहां बुद्ध हुए तो कुछ रिफॉर्म के साथ वहां पर एक जुरथ्रस्ट साहब की चर्चा सुना होगा आपने, जो पारसी जो रिलीजन बाद में आया उसके एक प्रणेता थे। अवेस्ता के बाद उसी क्रम में जुरथ्रस्ट, जो हमारे समय जो बुद्ध महावीर थे उस समय वहां पर जुरथ्रस्ट थे, और उसी समय चाइना में कन्फ्यूशियस था, और उसी समय ग्रीस यूनान में पाइथागोरस थे, और उसी के 50 साल के बाद सुकरात, प्लेटो और अरस्तु रहे। वो एक फर्टाइल कालखंड होता है। कभी कभी पूरी दुनिया में कोई कालखंड भी बड़ा उर्वरक होता है। तो वो जो कालखंड था विश्व का, ईसा के 500 साल से लेकर के ईसा के 100 साल के बाद का 600 साल पूरी दुनिया में दार्शनिकों के लिए बड़ी उर्वरा कालखंड था। लेकिन वो जुरथ्रस्ट साहब का भी दर्शन कहां गया है? क्या ईरान में दिख रहा आपको? कहीं वो पारसियों को भी जब 9वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब इस्लाम आया पैगंबर साहब का, उसके बाद जब यजीद ने सेनाओं में
एक व्याख्या कर करके कुरान इस्लाम की युद्ध के आधार पर इस्लाम के प्रसार के लिए जब एक अभियान छेड़ा, तो समूचा इराक जो बेबीलोन का हिस्सा, समूचा ईरान जो अवेस्ता और पारसी दर्शन में था, जिंदा था दार्शनिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, वो पूरा का पूरा 100% इस्लामिक हो गया। मतलब ये है कि अपनी मूल संस्कृति उनकी समाप्त हो गई, और उसको भी अगर संरक्षण किसी ने दिया, उस पारसी जो धर्म जो ईरान से उखड़ गया बिल्कुल, उसकी पवित्र अग्नि को अगर सुरक्षित रखने के लिए कोई स्थान दिया तो भारत ने ही दिया। मुंबई में अभी भी वो ज्योति जल रही है अग्नि की, महाराष्ट्र मुंबई में। वहां से लेकर के भाग के आए जो लोग, उनको संरक्षण दिया हमने, भारत ने दिया, जिसको हम इंटॉलरेंट कहते हैं जनरली। जिसको देखो वही एक शोध पत्र जारी कर देता है अमेरिका से कि भारत तो इंटॉलरेंट है। अर्थ ये हुआ, चाइना में जो कन्फ्यूशियस था, वहां तो कम्युनिस्ट आ गए, मार्क्स का हावी हो गए। तो अब एक भी संस्कृति आपको दिख रही है कि जो प्राचीन में उद्भव हुई हो और निरंतरता में अपनी सजीवता को बरकरार रखी हो? भारत के अलावा कोई संस्कृति पूरी दुनिया में ढूंढे भी दिया लेकर नहीं मिलेगी कोई संस्कृति। वह संस्कृति जो इतनी प्राचीनतम और निरंतर के साथ हो, वो संस्कृति के पैदा होने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति से गर्वान्वित हुई ना हो, उससे गर्वित ना हो, ये बहुत बड़ा अपराध नहीं होगा क्या राष्ट्र के साथ, अगर नहीं करेंगे तो? लेकिन ये समझ एक फैलानी होगी। बौद्धिक रूप से हमें इसका एक योद्धा बनना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच के ही, हमारी ही भारतीय संस्कृति के वंशधर हमसे, भारतीय संस्कृति से अलग होने लगे हैं, विभिन्न कालखंडों में भी अलग हुए हैं। क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमने अपनी संस्कृति की मूल आत्मा से, अपने आचरण, व्यवहार, विचार और परंपरा से दूर हो गए। जो संस्कृति बात करती थी कि मनुष्यों में ही नहीं, ब्रह्मांड के प्रत्येक घटकों में ईश तत्व है, जो मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी ही नहीं, सौरमंडल ही नहीं, समस्त आकाशगंगाओं और ब्रह्मांडीय घटकों में भी एकात्मता तलाशती रही हो, अंडरलाइंग यूनिटी तलाशती रही हो, अनडिफरेंशिएटेड वननेस तलाशती रही हो, अभेद को तलाशती रही हो। ईशा वास्यवदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा हृदय कस्य सिद्धनम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते संगक्षब्दम संबद्धम सम्मो मनांस जानताम देवाभागम यथा पूर्वे समझाना उपास्ते। हमारी संस्कृति तो ये थी ना, मूल तत्व तो ये था ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतिम जो समानी मन समानी समिति समानी मंत्र समानी सचेतसा, जो संस्कृति इतनी एकात्मता की बात करती हो, उसमें अगर घृणा के तत्व आपस में आ जाएं, सामाजिक विभाजन के विष आ जाएं और सामाजिक क्रूरता तक पहुंच जाए, अस्पृश्यता तक पहुंच जाए, तो स्वाभाविक रूप से अपने तो बिछड़ेंगे ही ना। इसलिए कि हम लोग स्वयं अपने नाभिक से विमुख हो गए। जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो न्यूक्लियर थॉट था, जो नाभिकीय मूल्यबोध था, उससे हम खिसक गए। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर हो जाता है तो अस्तित्व विहीन हो जाता है। जो बेसिक फिजिक्स पढ़ते होंगे जानते होंगे, मैं तो फिजिक्स का ही आदमी हूं। तो ये
न्यूक्लियस हमें पकड़ने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के अंदर चिहुक है, आशंका है कि कहीं हम भारतीय संस्कृति की बात जो लोग करते हैं, कहीं वह क्रूर सामाजिक विभाजन की परंपराओं को पुनः एक नया परिभाषा, नया बल देने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और ये उनका प्रश्न बड़ा स्वाभाविक और सही है। हमें स्थापित करना होगा अपनी भारतीय शिक्षा बोर्ड के मूल्यों में, अपने कहानियों में, अपने कथानकों में, अपने पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु में हमें भारतीय संस्कृति के उन्हीं प्रसंगों को रखना होगा और उसकी मूल आत्मा को स्थापित करना होगा, ताकि भारत का प्रत्येक बच्चा किसी भी समुदाय में, किसी भी समूह में पैदा हुआ हो, वह भारत की उस सांस्कृतिक मूल्यबोधों के साथ जुड़कर उसमें गौरव का अनुभव कर सके, उसके मन में प्रश्न हो। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, हमसे भी करते हैं बौद्धिक लोग, कि क्या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन तो रहेगा ही? मतलब सामाजिक जो वर्गीकरण है वो तो समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। मैं भी मानता हूं, अगर हम IAS अफसर रहे हैं तो जाहिर है कि 4th क्लास एम्प्लॉय का कोई मकान अलग होगा, उसकी एक सैलरी अलग होगी, स्ट्रक्चर अलग होगा, वो दक्षताओं योग्यताओं के आधार पर प्रोफेसर है और उसके कोई शिक्षणेतर कर्मचारी है तो उसमें तो कुछ भिन्नताएं होंगी, ये वर्गीकरण तो होगा। कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा तो कोई सिविल जज होगा, तो उनके आपस में कुछ स्ट्रैटिफिकेशन का अंतर तो होगा। कभी भी इस तरह की समानता, यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। दो शब्द होते हैं, यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, सब यूनिफॉर्म नहीं हो सकते। यहां जितने लोग हम बैठे हुए हैं सभी लोग हैं तो मनुष्य ना, सभी लोग भारतीय हैं और ज्यादातर मैं देख रहा हूं उत्तर भारतीय हैं। लेकिन क्या नाखून से लेकर के शिखा तक जो प्रकृति ने हमारा निर्माण किया है, एक तरह के दो लोग मिलेंगे क्या? नहीं मिलते। सगे भाई भी जो जुड़वा होते हैं वो भी नहीं मिलते, कुछ न कुछ अंतर होता है। ये प्रकृति की बेंचमार्किंग है, ये नेचर की बेंचमार्किंग है कि हर व्यक्ति का एक अलग अस्तित्व वह स्थापित करती है। लेकिन वह जो अस्तित्व है अलग आपका, वह अगर सामान्यीकरण के समवाय से जुड़ा नहीं है तो किसी का भी अस्तित्व समग्रता के बिना संभव नहीं हो सकता। Nobody can exist in isolation. आपका भी अस्तित्व समूह के अस्तित्व के साथ ही परिभाषित होता है, वहीं से ग्रहण करती है शक्तियां, चाहे प्राकृतिक इकोसिस्टम से, चाहे सोशल इकोसिस्टम से। तो सोशल इकोसिस्टम और नेचर इकोलॉजिकल इकोसिस्टम से जो हमें अपने अस्तित्व को डिराइव करने के लिए शक्तियां मिलती हैं, तो हमारा भी एक फर्ज होता है, नेचुरल, एहसान नहीं, नेचुरल फर्ज है कि उस इकोसिस्टम की सुरक्षा में हम अपनी ऊर्जा कितना लगा रहे हैं, कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं। क्या सिर्फ वो सोशल और नेचर के इकोसिस्टम से हम ही ग्रहण करते रहेंगे? तो कब तक ग्रहण करेंगे लोग? इकोसिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा। उस इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को भी बचाए रखने के लिए जरूरी है कोई इकोसिस्टम जिंदा रहे। तो हमारी आपकी सबकी विशिष्टताएं हो सकती हैं, लेकिन विशिष्टताओं का अस्तित्व भी सामूहिकता में ही होता है। और ये भारतीय दर्शन था। समाज में वर्गीकरण होगा, कोई बढ़ई का काम करेगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई सर्जन होगा, अलग अलग क्षेत्रों में कोई शिक्षक होगा, लेकिन उनके बीच में आपस में घृणा, आपस में जन्म के आधार पर या वोकेशन के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर ऊंच नीच का भाव होना, यह खतरनाक है। जिसको कहते हैं कि पाश्चात्य के लोग इसी आधार पर अपने 17वीं शताब्दी के बाद के दर्शन को सबसे महान दर्शन मानते हैं, ह्यूमनिज्म की बात जो करते हैं
कि प्रत्येक मानव समान है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको योगदान करने का अवसर मिलना चाहिए।